गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राज। बाकी तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? आ रहे होंगे तो। उसका रजिस्ट्रेशन कराया आपने? यस सर, किया था। हाँ, उसमें अभी पेमेंट मत करिएगा। हाँ सर, पेमेंट नहीं करेंगे। चौहान, रवि चौहान, यस सर। कॉलेज के आईडी से ज्वाइन करो। जी सर। ट्यूट शीट 3 सभी लोग जल्दी जल्दी सबमिट करिए। तो जिनका ट्यूट 2 पेंडिंग है वो भी जमा करिए। ये तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और डाउन हो जाएगा। अमन त्रिपाठी, अमन, अमन त्रिपाठी, यस सर। कल क्लास क्यों नहीं हुआ? सर अभी सर मेरे फैमिली में कुछ हो गया इसलिए मैं क्लास 2-3 दिन से नहीं किया था सर। अब ठीक है सब? सर अभी ठीक ही है सर वैसे। वीडियो वगैरह बाद में देखते हैं। यस सर। वीडियो सर वीडियो अभी नहीं देखा है सर, अभी 2-3 दिन से क्लास बिल्कुल नहीं किया ना मैंने कोई भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सत्यम। तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स
पता नहीं, आ ही रहे होंगे, पूछ ले। इमरान, ट्यूट में नहीं थे तुम? वासिक, मुस्तफा, ट्यूट क्लास में आप लोग क्यों नहीं रहते हैं? वासिक, यस सर। ट्यूट क्लास में आप लगातार नहीं रहे। पिछले फ्राइडे को भी नहीं, पिछले थर्सडे को भी नहीं थे और कल भी नहीं थे। सर कल वो आईज में पेन होने लगा था, इसलिए नहीं कर पा रहे। वैशाली, वैशाली तो अभी जुड़ी नहीं है। और कृतिक, इमरान, तुमको क्या हो गया था? इमरान सिद्दीकी, कहाँ चले गए? तो थे अभी, ये है तो। इमरान, इनसे बोलो दोबारा ज्वाइन करें, इनके पास लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, या तो ये सुन नहीं पा रहे हैं। दोबारा ज्वाइन करें, इनको फोन करके बोलिए कोई भी इनका फ्रेंड रीज्वाइन करें क्लास। इमरान को बोलो रीज्वाइन करें बेटा। कल हम लोग ने क्या डिस्कस किया था गरिमा? सर मॉड्यूलरिटी। और कॉपी सामने रख के बैठी हैं ज्योति? यस सर। सर फंक्शनल इंडिपेंडेंस। ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी को भी बताइए दोबारा ज्वाइन करें। अर्पित, अर्पित श्रीवास्तव। यस हाँ, क्यों इतनी छुट्टी ले रहे हो? सर, इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। क्या दिक्कत हो गई? मेरी तबीयत नहीं सही थी सर। काफी डिले हो रहा है बेटा, बहुत दिक्कत हो रही है। सर 3 दिन हुआ अभी, पिछले 3 दिन नहीं करी।
कि कौन सी आईडी से ज्वाइन कर दिया इन्होंने। इमरान, दूसरी आईडी से ज्वाइन कर लिया इन्होंने। स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर, दिख रही है। Yes, sir. यस यस ठीक, तो डाल लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट डालिए कपलिंग। यार कृतिक भी आए हैं देर से, इनसे भी जरा बात कर लूं। आर कृतिक, यस सर। ट्यूब क्लास में कल क्यों नहीं थे? सर एक्चुअली कल डॉक्टर के यहाँ जाना था सर, इसीलिए नहीं आ पाए थे। अगर ऐसा होता है तो एक मैसेज ड्रॉप करिए और अपॉइंटमेंट वाला लेटर भी लोग ज्वाइन कर दो, इनके साथ भी है। वैक्सीन लगवानी थी क्या? नहीं सर, थोड़ा दूसरा रीजन था सर एक्चुअली। हाँ तो इन्फॉर्म किया करिए। ओके सर। अभिनव श्रीवास्तव, यस सर। कल क्लास में क्यों नहीं थे? कल तो थे, कल आपने बोला था सर, कल मैं अटेंडेंस लगाना एकदम से दिमाग से निकल गया सर। मैं आपसे टेक्स्ट करने वाला था सर, कल था मैं क्लास में। रुको एक मिनट देखता हूँ। नहीं सर, कल मैंने वो उस पर टेक्स्ट नहीं किया था शायद, गूगल वाले इस पे मैसेज वाले पे। कल था तब मैं। मैंने अटेंडेंस चढ़ा दी थी पोर्टल पे जब तुमने मैसेज किया था। ये तुरंत किया करिए कि मैं जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं तुरंत अटेंडेंस पोर्टल पे चढ़ा देता हूँ। यस सर। सर वही मैं कल भूल गया, मैं आपको टेक्स्ट करने वाला था, फिर मैं एकदम से दिमाग से निकल गया। मैं सोचा था वही आज दे तो दो बात जल्दी है, अब से। तुम्हारे मुझसे निकलना से तो वही बात है, आपका नुकसान हर लेवल पे पहुंच गया। यस सर। चलिए हेडिंग डालिए कपलिंग। कपलिंग, I already told you that is measurement. Yeah, you can say that it is the measurement tool that defines the level of interdependability among modules of program. So it tells at what level the module interface and interact with each other. The lower the coupling, the better the program. मतलब जितनी लो लेवल की कपलिंग होगी प्रोग्राम उतना ही अच्छा माना जाएगा। समझ रहे हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक लाइन लिखवाई थी कल फंक्शनल इंडिपेंडेंस में जब मैंने कोहेशन और कपलिंग आपसे डिस्कस किया था कि फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन देयर मस्ट बी हाई कोहेशन एंड लो कपलिंग, यानी इंटरडिपेंडेबिलिटी जो मॉड्यूल्स के बीच में है वो लीस्ट हो, बहुत कम हो। तो कपलिंग 5 टाइप की होती है। इनके टाइप थोड़े से उल्टे लिखे हुए हैं, एक मिनट जरा रुकिए। जस्ट 2 मिनट होल्ड और ये मैटर लिखने के बाद जो है
सभी के पास राजीव मल वाली बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? Yes, sir. यस सर है सर। Yes, sir. मैं जो भी नोट्स देता हूँ वो उसी किताब से ही नोट्स होते हैं हमारे सारे, ठीक है? नहीं तो मैंने बताया भी था, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर हाँ सर मेरे पास एक पुरानी सर हमको फ्री में मिल गई थी, इयान सोमरविल की सर, ये सब ना सॉफ्टवेयर बताया इंजीनियरिंग। फ्री में मिल गई थी या क्या हुआ था? नहीं सर, तो मतलब ठीक बुक है सर क्या, वही पूछना है। कौन सी? सर इयान सोमरविल। सुमरवाइल की? यस सर, सोमरविल। हाँ वो ठीक है, किताब ठीक है, वो भी ठीक है। यस सर। प्रेसमैन है, सोमरवाइल है, ये सब ठीक है किताब। ठीक है, तो कॉमन कंट्रोल कंटेंट, ऑर्डर सही है। देयर आर 5 टाइप ऑफ कपलिंग, डेटा स्टैम्प, ठीक है। पहला है डेटा कपलिंग, तो इसको DSCCC के से आप रीड कर सकते हैं। DSCCC कॉमन कंट्रोल कंटेंट। DS डेटा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए चाहे जैसे, और C का मतलब 3 C बनेंगे, DS 3C लगा लीजिए या C का क्यूब बना लीजिए। इससे आपको याद रहेगा, जैसे मैंने पिछले बार बताया था, इसमें आप CLT PCS F कर लीजिए। उसी तरह से यहाँ पे भी DS C क्यूब या 3C डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग is carried out when two modules interact with each other by means of passing data or means by the passing of parameters sharing some important information, data as well as information parameters। उस तरह से जब कोई भी दो मॉड्यूल आपस में इंटरैक्ट करते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। तो इस टाइप की डिपेंडेंसी या कपलिंग को हम लोग कहते हैं डेटा कपलिंग। इफ अ मॉड्यूल passes डेटा स्ट्रक्चर एज पैरामीटर, then the receiving module should use all its components। ठीक है, तो ये होती है डेटा कपलिंग। सेकेंड होती है स्टैम्प। कोई स्टैम्प के बारे में बताएगा? नाम सबने सुना होगा, ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैम्प? कोई बताइए भैया, XYZ नाम लेने की जरूरत ना पड़े। स्टैम्प का क्या मतलब होता है? सर स्टैम्प से सर मतलब हम लोग सर जैसे मतलब सर एक यूनिकनेस शो हो सकती है। स्टैम्प का मतलब होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। स्टैम्प का मतलब होता है अगर आपने कहीं स्टैम्प या सिग्नेचर पुट कर दिया तो अब आप बाउंड हो गए, और इसका ये भी मतलब है कि ये वेरीफाइड है, ठप्पा लगना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो स्टैम्प कंपनी का मतलब हो गया व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स शेयर कॉमन डेटा, क्योंकि वो वेरीफाइड है, कॉमन डेटा है। हो सकता है बहुत एफर्ट के बाद किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के टर्म में ये रिफाइन किया गया हो, वेरीफाई किया हो। अभी हम आपको डिजाइन वेरिफिकेशन भी बताएंगे। तो उसके बाद इसको यूज टू या अलाउ कर दिया गया है फॉर अदर मॉड्यूल आल्सो। ये टेम्पलेट है किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, लेकिन इट इज अलाउड टू यूज फॉर अदर मॉड्यूल आल्सो। So this kind of coupling are known as stamp coupling, in which
data structure and work on different part of this. ठीक है, ये कौन जुड़ा है लेट में? ऋतिक प्रकाश टाइमली ज्वाइन करिए। नेक्स्ट है कॉमन। इस टाइम का मतलब समझ गए? जैसे डेटा स्ट्रक्चर की बात की, डेटा स्ट्रक्चर अपने यहाँ सिर्फ 5 तरह के होते हैं। अगर हम नॉन उसकी प्रिमिटिव की बात करें तो अगर हमने स्टैक की बात की है और इस हमारा डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के फॉर्म में है, तो वो किसी भी मॉड्यूल में क्यों ना हो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि लिंक्ड, हमारा लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम लिंक रिप्रेजेंटेशन हर जगह करते हैं, चाहे वो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हो चाहे क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हो। अब सपोज करिए हमने 2 मॉड्यूल बनाए, एक लिंक रिप्रेजेंटेशन है, एक लिंक लिस्ट का है, और दूसरा स्टैक का है, तीसरा क्यू का है, फिर हमने ट्री का बनाया, फिर फर्दर हमने और सॉर्टिंग या सर्चिंग कोई और अटेम्प्ट यूज किया, या ग्राफ में हम चले गए, ग्राफ ट्रेवर्सिंग में। लेकिन कॉन्सेप्ट या डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं लिंक्ड, लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। या ट्रेवर्सिंग में आपने देखा होगा हम लोग डीएफएस में स्टैक यूज करते हैं, हम लोग बीएफएस में क्यू यूज कर रहे हैं, यानी वो एक स्टैम्प है, वो एक डेटा हमारा स्टैम्प है, और उसको हम पर्टिकुलर इस दूसरे मॉड्यूल के लिए यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई? स्टैम्प समझ में आया? क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अरे कोई बोलो तो भाई। सर यस सर। यस सर। गरिमा बोलती रहा करो। यस सर। हाँ, नेक्स्ट है कॉमन। व्हेन मल्टीपल मॉड्यूल्स हैव रीड एंड राइट access to some global data, it is called common or global coupling। ये कौन है? आकर्ष वाजपेयी। तो ये सब लेट ज्वाइन करते हैं। Then it is known as common coupling। हम लोग क्या करते हैं, ये सब आप लोग बहुत फेमिलियर है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि 2 टाइप के हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं फॉर डेटा, एक तो ग्लोबल और एक लोकल। लोकल विद इन फंक्शन यूज करने के लिए और ग्लोबल फॉर एंटायर फंक्शन। तो इसी तरह से जब हम कोई भी कॉमन, कोई भी डेटा, कोई भी कॉमन फंक्शन ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं एंड अलाउ फॉर यूज फॉर एवरी मॉड्यूल, तो इस तरह हम लोग कहते हैं इसको कॉमन कपलिंग। समझ रहे हैं? आप सपोज करिए जैसे कि हमने गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किया, कुछ तो टॉपिक वाइज होते हैं, वो स्पेसिफिक कैरिकुलम में हम उनको कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे तीनों ईयर ऑल सेमेस्टर के लिए यूजफुल होते हैं। तो आप तीनों लोग ही एक पर्टिकुलर लेक्चर को अटेंड करते हैं, यानी तीनों क्लास को हमने कंबाइन कर दिया। दिस इज नोन एज कॉमन कपलिंग। नेक्स्ट है कंट्रोल कपलिंग। When 2 modules are used to decide the function which is already used by one function and other module change its flow of execution, means किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में चेंजेस करते हैं तो दूसरे पर्टिकुलर मॉड्यूल में उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है, यानी वो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल करने जा रहा है। तो कंट्रोल कर रहा है यानी हाई डिपेंडेबल है। आप शुरुआत से देखिए, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही जो कपलिंग है वो हाई होती चली जा रही है। शुरुआत की लो है और ये हाई होती चली जा रही है, यानी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। अब हम किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल की वर्किंग या प्रोसेस को सीधे सीधे कंट्रोल कर ले रहे हैं। अभी तो शेयरिंग हो रही थी या कॉमन डेटा स्ट्रक्चर यूज कर ले रहे थे या केवल डेटा के लिए हम डिपेंडेबल थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कंट्रोल भी करता चला जा रहा है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है कपलिंग। व्हेन मॉड्यूल
can directly access or modify or refer to the content of another module. It is called content level coupling. ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक यहाँ पे क्या बात हुई? सिर्फ रिजल्ट की बात हुई या कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात हुई, लेकिन अब क्या हुआ? और बढ़ते चले गए तो डिपेंडेंसी सबसे हाई लेवल पे पहुंच गई, यानी हम उसके हर कंटेंट पे डिपेंडेबल हैं, हर कंटेंट पे डिपेंडेबल हैं, यानी बिना उसके अब हमारा काम चलना ही नहीं है। अभी तक तो देखिए हम फ्रैक्शन में डेटा, फिर स्ट्रक्चर उसका, फिर कोई कॉमन इंफॉर्मेशन या थोड़ी सी कंट्रोलिंग, लेकिन अब पूरा एंटायर कंटेंट, अब हम पूरी तरह से डिपेंडेबल हो गए कि जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का पूरा फंक्शन ओके नहीं हो जाएगा, हमारा शुरुआत ही नहीं होगी, इनिशिएशन ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये है। तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये हाई होता चला जाएगा। हमने जो भी ऑर्डर बताया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाया, चाहे वो कोहेशन हो, तो कोहेशन में जो सबसे ऊपर था कोइंसिडेंटल, वो सबसे लोएस्ट था, और फंक्शनल सबसे हाईएस्ट था, यानी सबसे अच्छा माना जाता है। सेम यहां पे इसका उल्टा है, डेटा सबसे अच्छी है कपलिंग के मामले में और कंटेंट सबसे लोअर है। यहां पे आप किसी किसी किताब में देखेंगे तो कॉमन, कंट्रोल और इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा, लेकिन आप कोई भी अच्छी किताब रेफर करिए तो ऑर्डर आपको यही मिलेगा, DS ट्रिपल सी। और ट्रिपल सी चूंकि एक ही नाम से, इसलिए यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है कि सी का मतलब क्या है, कॉमन, कंट्रोल एंड कंटेंट। इस कपलिंग में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिजाइन वेरिफिकेशन। हमने इसी में इसको इंक्लूड कर लिया है, ये इसी का ही पार्ट है कि एक बार हम जब सक्सेसफुल डिजाइन कर लेते हैं तो फिर वेरीफाई भी करते हैं उसको। तो सर ये कपलिंग हाई होने से सिक्योरिटी की दिक्कत होती है क्या? क्या सर कपलिंग हाई से सर रिस्क क्या होता है वैसे? डिपेंडेंटी आपकी बढ़ जाएगी, डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, मॉड्यूल इंडिविजुअल वर्क नहीं कर पाएगा, यानी आप जो आपका काम, जो आपकी वर्किंग 1 महीने की है वो हो सकता है 2 से 3 महीने में हो जाए। ड्रॉबैक सिर्फ इतना है, कोशिश ये करते हैं, देखिए हमने आपको बताया कोई भी कंपनीज जब भी सॉफ्टवेयर बनाती है, डेवलप करती है, प्रॉफिट के लिए करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चैरिटी के लिए वर्क करते हैं या लॉस में जाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि कोई कंपनी अभी वर्किंग अपनी शुरू कर रही है तो उनको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, दे लर्न बाय एक्सपीरियंसेस। लेकिन एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, इनका एक एक स्टेप गेन के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल वर्किंग करते हैं, सीरियल नहीं करते हैं कि एक करेंगे फिर दूसरे, फिर तीसरा, फिर चौथा। मधुर सिंह, तो हमने आपको बताया जो डेवलपर हम लोग का जो मॉड्यूल होता है और जो डिलीवरी होती है वो फेज वाइज होती है कि हमने यूजर से पैसे ले लिए तो यूजर को हम आउटपुट भी देंगे, प्रोडक्ट भी फेज वाइज डिलीवर करेंगे। अगर हम ये सोचे कि एक बार हमने पहले तो उनसे पैसे ले लिए, फिर 5 साल बाद, 6 साल बाद अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है या साल भर बाद तब हम उनको कुछ देना शुरू करेंगे, वो कभी इस चीज पे तैयार नहीं होंगे, यानी वो कुछ आपसे रिजल्ट चाहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है कि हम आपको पढ़ाते हैं, सेमेस्टर आपका 3 महीने 4 महीने जितने का भी समय हो, लेकिन हम इसलिए थोड़ी ना कि हमने आपको पढ़ा दिया वो आप सीधे लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाकर के पेपर दे दीजिए। क्या ऐसा होता है? हमें भी तो पता हो कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमको रिस्पॉन्स में कितना मिल रहा है, या आप जैसे बहुत अच्छे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि वो जो पढ़ रहे हैं वो उस लेवल का है कि नहीं है, यानी उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो भी इन टेस्ट, इन एक्सरसाइज को पॉजिटिवली लेते हैं फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। उनको मतलब कहीं ये डाउट नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं,
लेकिन वो टेस्ट करना चाहते हैं, यानी वो चाह रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ एज आउटपुट मिलता रहे, हमारा इवैल्यूएशन होता रहे। तो सेम हर जगह अप्लाई होता है, तो इसलिए ये कपलिंग हार्मफुल होती है। समझ रहे हैं? डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आपने 10 लोगों को हायर करके रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग बेंच पे बैठे हैं, क्योंकि जब तक उन 2 लोगों का काम खत्म नहीं होगा उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। उनके पास कोई इनपुट है नहीं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, नील है। तो ऐसा तो है, और उनका काम जो है, जो पहले 2% है, उनका काम लगभग 2 से 3 महीने का है। तो क्या आप 2 से 3 महीने उन 8 लोगों को बेंच पे बैठा करके पैसे देंगे, सैलरी देंगे उनको? नो सर। बस यही, नो सर। कोई भी हो। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा एग्जाम्पल समझाया। आप क्योंकि कंपनी तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हर टर्म में जस्टिफाइबल नहीं है। प्रैक्टिकली वी कांट ओमिट दिस, या हम इसको डायरेक्टली डिस्कार्ड नहीं कर सकते, हम इसको कहते हैं छोड़ देते, चलो जो हो रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको पूरी तरह से रिमूव भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपने देखा ना, शेयरिंग कहीं कहीं की जरूरत होती है, कहीं कहीं हम लोग टेम्पलेट यूज करते हैं। ये हर जगह है, डेवलपमेंट में है, हर प्रोसेस में है। डिजाइन की तो बात छोड़िए, जब आप कोडिंग करते हैं तब भी तो आप क्या करते हैं, एक कास्केडिंग स्टाइल शीट का अगर आपने नाम सुना होगा, हम लोग पहले ही बना लेते हैं और वो सब फॉर्म में शेयर होती है इक्वली। तो वो ये यूज होता है। तो ये हमारे इसी डेटा स्टैम्प या कॉमन कंट्रोल इन्हीं सब के फॉर्म में आती है वो कपलिंग, क्योंकि जब तक वो शीट बनेगी नहीं तब तक, और वो बेनिफिशियल भी होती है। देखिए कहीं ना कहीं कपलिंग बेनिफिशियल भी है कि हमने एक कॉमन फाइल बनाई और उस कॉमन में सारी सेटिंग कर दी और उसको इंक्लूड करा लिया। आखिर हम और आप सब लोग सबने सी प्रोग्राम लिखा, बेसिक्स सबने वहीं से शुरुआत की होगी। तो हम लोग या तो जावा में जिसने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, एक इंपोर्ट फंक्शन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? इंपोर्ट और सी में हम लोग हैश इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h तो करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारे कमांड, सारे फंक्शन ये वर्क करने लगे, हमको इनको रीडिफाइन ना करना पड़े। आप ध्यान से कभी इस फाइल को पढ़ने की कोशिश करिए, उस हेडर फाइल को, नंबर ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो कहीं कहीं ये फायदेमंद है। हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फाइल को ही तो हर जगह यूज कर ले रहे हैं, हर प्रोग्राम में। कपलिंग है, डिपेंडेंसी है, वो हमारी क्लियर स्क्रीन हमें करनी है, लेकिन जब तक हम कोनियो नहीं लिखेंगे हमारा क्लियर स्क्रीन नहीं चलेगा। डिपेंडेंसी है तो हम इसको प्रैक्टिकली रिड्यूस तो कर सकते हैं, ओमिट नहीं कर सकते हैं, डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट जो है डिपेंडेंसी कम से कम कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो फाइल बन रही है हम नीचे का प्रोग्राम लिखे ले रहे हैं, रन जब होगा तो देखेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि वो कंटेंट ही हमको तब स्टार्ट करने पड़े जबकि दूसरे वाले के पूरे कंटेंट लिख गए होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल मैंने जो बताया आप लोग को सब समझ में आ गए होंगे, कपलिंग के टाइप्स उस एग्जाम्पल से। यस सर। Okay, we will discuss in tutor class. Next come to the another important topic, that is design verification. So जब हम एक बार डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रोसेस पैरेलल है डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन का। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन ही करेंगे। जैसे हम लोग ने एसआरएस बनाया था उसी तरह डिजाइन डॉक्यूमेंट भी बनता है और उसका IEEE फॉर्मेट होता है। जिस तरह से एसआरएस का IEEE फॉर्मेट होता है वो हम लोग अभी बस डिस्कस करने ही जा रहे हैं। तो उसके साइड हम लोग उसको वेरीफाई भी करते रहते हैं, और जहां जहां वेरिफिकेशन जिस लेवल का हमको मिलता जाता है, क्लियरेंस मिलता जाता है, उसको हम डॉक्यूमेंट भी करते रहते हैं, फाइनल डॉक्यूमेंट। क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट टीम है या इम्प्लीमेंटेशन टीम जिसको हम लोग कोडिंग कहते हैं, या प्रोग्रामर्स हमारे होते हैं, वो चाहे फ्रेशर्स हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो, वो सब इसी डिजाइन का वेट कर रहे होते हैं। वो अपनी वर्किंग तो कर रहे होते हैं,
उन्होंने अपना टेम्पलेट वगैरह सब ढूंढ डाल लिया होता है, एक माइंडसेट कर लिया होता है, कोड वगैरह और लैंग्वेज वगैरह सब डिसाइडेड है, ठीक है, बस वो इंतजार कर रहे हैं हमारी डिजाइन का, उस पर वो काम करेंगे। तो द आउटपुट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस इज डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन और सूडो कोड्स और डिटेल लॉजिक डायग्राम, जो हम लोग यूएमएल कहते हैं, प्रोसेस डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑल फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो द नेक्स्ट फेज जो कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, डिपेंड ऑन ऑल आउटपुट, जो भी आप ये डिजाइन डॉक्यूमेंट बना के देंगे उस पे ही जो है डिपेंड रहते हैं। So now it is very important, necessary to verify the output before proceeding to the next phase. So early any mistake is detected, the better it is to, or might not be detected until testing of the product. So if the output of design phase are in formal notation form, then their associated tools for verification should be used. Otherwise, a thorough design review can be used for verification and validation. So, by structured verification approach, reviewers can detect defects that might be caused by overlooking some conditions. To a large extent, तो आप overlook कर सकते हैं. But a good design review is important for good software design, accuracy and quality. और जो design process है, I already discussed you in the term of requirement review. आप लोग अपनी कॉपी खोलिए और जो मैंने आपको requirement review के process बताए थे, सेम वही है, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान द रिव्यू, फिर उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, मतलब आप पहले डॉक्यूमेंट सबको प्रोड्यूस कर दीजिए जो उन्होंने डिजाइन किया है, डिजाइन टीम कॉन्स्टिट्यूट उसके पहले हम लोग कर लेंगे, एक मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के बाद डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देंगे, डॉक्यूमेंट सारे मेंबर्स पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, और जो मेन आपका प्रोजेक्ट लीडर है या डिजाइनर है उसको प्रोड्यूस करेंगे, वो हायर लेवल पे इसको अप्रूव कराएगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर से ये भेजा जाएगा जिन्होंने ये काम किया है एक्चुअल में, क्योंकि रिव्यूअर्स दूसरे होते हैं और डिजाइनर की जो टीम होती है वो दूसरी होती है, और रिव्यूअर्स अलग होते हैं। डिजाइनर के कुछ पर्सन उस टीम में हो सकते हैं, और फिर फर्दर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हम लोग फिर से डिजाइनर पर भेजते हैं, वो अपनी टीम को गाइड करते हैं, रीडिजाइन किया जाता है, उसका फिर से फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है, और अप्रूवल जब हो जाता है तो वो अप्रूवल फिर से डिजाइनर को भेजा जाता है, और वो फिर हैंड ओवर करता है इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग टीम के हेड को। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिजाइन। तो प्रोसेस सेम है, आप बस यही करिएगा कि जो वहां प्रोसेस है और जो हम लोग SRS जो टर्म आ रहा है वहां पे डिजाइन डॉक्यूमेंट करके सेम वही प्रोसेस आप लिख सकते हैं, इसलिए हमने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, और उसके नोट्स ऑलरेडी आपके पास हैं। हम लोग की जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तभी हम लोग ने उसको डिस्कस कर लिया था। नाउ कम टू द सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। ये सेकेंड PPT सबको दिख रही है? जी सर, देख रही है। Yes sir. हेडिंग डालिए। यस सर। डिजाइन डॉक्यूमेंट, देखिए हेडिंग जरूर डालने रहिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, उससे आपको याद रहेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, लेकिन पॉइंट्स तो जरूर नोट कर लीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि कभी भी टेस्ट हो, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, क्योंकि टेस्ट भी होने ही होने, सरप्राइज टेस्ट भी होने, तो ये आपको एक क्विक रिव्यू तो प्रोवाइड करा ही दे, ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट खोल रहे हो तब उसको रिवाइज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट शुड बी इंक्लूड इन योर सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो पहले मैं एक ट्रेडिशन की बात करूंगा, एक ओवरव्यू की बात करूंगा, और उसके बाद इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे या रिलेट कर देंगे IEEE फॉर्मेट से, जो हमको IEEE ने सजेस्ट किया है।
क्योंकि जितने भी फॉर्मेट होते हैं, जो भी हम लोग SDLC की बात करते हैं, इट इज सजेस्टेड एंड अप्रूव्ड, जिसको हम लोग स्टैम्प कहते हैं, बाय IEEE. So this includes first title. तो एट द टाइटल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, जो भी आपको टाइटल देना है वो आप दे दीजिए. इट इज नॉट नेसेसरी दैट टाइटल इज डायरेक्टली सिनोनिम्स ऑफ योर प्रोजेक्ट टाइटल. ये जरूरी नहीं है, टाइटल जो आप चाहें वो आप दे सकते हैं. इंट्रोडक्शन, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट. उसको आपने जो SRS लिया और उसको आपने क्या समझा डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है इन दिस हेड. नेक्स्ट, सिस्टम ओवरव्यू, प्रोवाइड अ जनरल डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं 1 पेज राइटअप. डिजाइन कंसिडरेशंस that describe the issues that need to be addressed before creating a design solution. वो क्या क्या होते हैं? पहला, assumptions and dependencies. assumptions मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपने assume किया उस SRS को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, एनालिस्ट से मीटिंग करने के बाद, क्योंकि आप उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे. भाई सभी लोग आप देखते हैं, अगर आपने कभी किसी मूवी की कास्टिंग देखी हो, पूरी जो एक लिस्ट आती है तो उसमें राइटर अलग होता है. तो राइटर पहले प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को अपनी कहानी सुनाता है, फिर प्रोड्यूसर और राइटर मिल करके उसके कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है. आप समझ रहे हैं? तो थ्योरी कुछ और होती है, बाद में उसको क्या होता है, राइटर अपने टर्म से लिखता है. भाई कोई कहानी किसी ने सजेस्ट की, कोई एक थीम सजेस्ट की, तो फिर राइटर उसको प्रैक्टिकल अपने हिसाब से, यानी डिजाइनर अब जो एनालिसिस है सारे इसको अपने अकॉर्डिंग वो ओवरव्यू करेगा, और फिर बाद में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम लोग करते हैं. सो डिस्क्राइब एनी assumption that may be wrong or any dependencies on other things. तो इसको हम करेक्ट करेंगे. जनरल कॉन्स्टेंट्स, describe any constraints that could have an impact on the design of the software. ये भी हमें ध्यान रखना है. जनरल कॉन्स्टेंट की बात यही कर रहे हैं कि वो लोग तो कॉलम की बात करते हैं, वो लोग तो टेबल का नाम बताएंगे, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ER डायग्राम हमारे हैं उनमें एंटिटीज रिलेशनशिप हमारे टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे और एट्रीब्यूट्स हमारे उसके कॉलम में हो जाएंगे. सेम DFD है, उसमें ऑलरेडी डेटाबेस बना ही होता है, टेबल बनी होती है, प्रोसेस होता है, एक उसमें एक्सटर्नल एंटिटी होती है. लेकिन अब हमको उसमें ये ध्यान रखना है, ड्यूरिंग डिजाइन हम उसको रेफर करेंगे, बताएंगे कि ये इसमें ये आप प्राइमरी की ये वाला कॉलम बना सकते हैं, या ये इस तरह से कर सकते हैं. डिजाइन भी हम उसी तरह से करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड लगाएंगे उसमें. ठीक है? तो वो जनरल कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट चेक पॉइंट्स. नेक्स्ट है गोल्स एंड गाइडलाइंस. डिस्क्राइब एनी गोल्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर. Development methods, describe the software design method that will be used. जब आप डिजाइन बना के देंगे तो उस पहले तो ये सजेशन हो जाता है, तो ये देखिए वाइस वर्सा है. तो डिजाइनर उसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर डिजाइन करता है कि जो हो पाएगा उस टेक्नोलॉजी में वही तो इम्प्लीमेंट कर पाएगा. अब हमको C में प्रोग्राम बनाना है तो हम उसको .NET के फॉर्म में तो डिजाइन नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशंस है. लेकिन कहीं कहीं होता है डिजाइनर को ओपन हैंड दे दिया जाता है, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन टीम है, प्रोजेक्ट लीडर ये कहता है कि हम डिजाइन के हिसाब से टेक्नोलॉजी चूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा इंटरनल अपना मैटर होता है डेवलपमेंट हाउस का. तो हम उसके बाद तब डिसाइड करेंगे. मैंने आपको बताया ना वो जो कैरेक्टर्स कैसे चूज किए जाते हैं आफ्टर हियरिंग द स्टोरी एंड द जो स्क्रिप्ट है उसके बाद से. तो यहाँ पे भी यही होता है, ये वाइस वर्सा होता है. कहीं पे फिक्स्ड होता है, प्री डिफाइन होता है, और कहीं पे पोस्ट डिफाइन होता है. नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजीज. डिस्क्राइब द स्ट्रेटजी दैट विल बी यूज्ड दैट विल अफेक्ट द सिस्टम. अगर ऐसा कुछ है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, या कोई टेस्टिंग टाइप ले रहे हैं, या कॉम्बिनेशन हमारा नहीं बन रहा है, डेटाबेस की कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है,
System architecture. This section should provide a high-level overview how the functionality and responsibilities of the system were partitioned and then assigned to subsystem और components. अभी मैं आपको डिजाइन की टेक्निक्स भी बताऊंगा. 3 टाइप की डिजाइन टेक्निक होती है, टॉप डाउन, बॉटम अप और हाइब्रिड, जिसको हम लोग मिक्स कहते हैं. तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर पॉलिसीज एंड टैक्टिक्स. Describe any design policies or other tactics that do not have sweeping architectural implications, means they would not significantly affect the overall organization of the system and high level structures. तो हम उनको policies और tactics को भी हमें ध्यान रखना है, या डिजाइन पॉलिसी करते समय उसको भी देखना है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये कुछ नहीं है, ये आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन से रिलेटेड टर्म है. 2 टाइप के हमने आपको बताए थे, जो कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल. अभी और 2 टाइप बताएंगे, जो टॉप डाउन और बॉटम अप है, जिनको हम लोग बाइफरकेट करते हैं. और फिर आता है डिटेल डिजाइन. सो कंपोनेंट दैट डिस्क्राइब इन द सिस्टम आर्किटेक्चर सेक्शन विल रिक्वायर मोर डिटेल डिस्कशन. Other lower level components and sub components may need to be described as well. जिसमें हम बताते हैं ना कोहेशन कपलिंग, ये इसी लेवल में आ जाता है, या मॉड्युलरिटी ये इस लेवल में आता है. और जब इस लेवल की बात होती है तो वो फेज वाइज यानी मॉड्यूल वाइज और सब मॉड्यूल वाइज. तो डिटेल्ड में हम लोग इसको एनालाइज करते हैं और हम लोग डॉक्यूमेंट में भी ये लिखते हैं. फिर ग्लोसरी एंड ऑर्डर लिस्ट ऑफ डिफाइंड टर्म एंड कॉन्सेप्ट यूज्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट. कोई रेफरेंस देना है, किसी कीवर्ड को डिफाइन करना है, वो भी लास्ट में दे देते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर पेज पे या हमने ये टर्म यूज किया है तो इसको इस तरह से रेफर किया जाना चाहिए. नेक्स्ट कम टू द IEEE फॉर्मेट ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट. इसमें सबसे पहले स्कोप वो हमने जनरल बताया था, ये स्कोप है. दैट आइडेंटिफाइज द रिलीज और वर्जन ऑफ सिस्टम being designed. The system is divided into modules. ये well known factor है. The relationship between them and functionalities will be defined. Every iteration of software design document describe and identifies the software module to be added or changed or released. I will also provide actual working फॉर्मेट ऑफ IEEE. दिस इज जो उन्होंने टेम्पलेट या गाइडलाइन बताई है, लेकिन हमने आपको याद होगा SRS में 1 इंट्रोडक्शन, फिर 1.1 फर्दर, फिर 1.2 दिस, फिर 1.3, फिर 1.3.1, वो भी फॉर्मेट में आपको दूंगा, प्रोड्यूस करूंगा. रेफरेंसेस लिस्ट रेफरेंसेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट. जो आपने यूज किए that will be able to use designer, program, user or management personnel. This document is also considered useful for readers of the document. इसलिए references भी properly होने चाहिए. In this section, any reference made to the other documents, including reference to related project document, especially the SRS, that should be also listed. क्योंकि जब आप डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, this is the basis of SRS. तो जिस पर्टिकुलर पोर्शन को आपको लग रहा है वो भी हमने बताया कि ये SRS में लिखा हुआ था, ये हमने SRS के अकॉर्डिंग किया, तो वो पर्टिकुलर क्लॉज और पॉइंट SRS का यहाँ पे आप रेफर कर दीजिए, रेफरेंस में अपने जरूर डाल दीजिए, जिससे कि यूजर को समझने में आसानी हो. और जो ऐसी चीजें हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन होगा या जहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा मिसमैच होगा अंडरस्टैंडिंग में, वहां पे तो जरूर SRS का रेफरेंस डालना ही बेनिफिशियल रहता है. डेफिनेशन that provide a glossary of technical term used in the document along with their definitions, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसी को और इस IEEE के फॉर्म में. पर्पस state the purpose of this document and its intended audience. This is mean primarily for individuals who will be implementing the system. Design description, information content. These are क्या क्या एट्रीब्यूट है और उसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है. देखिए आपके पास क्या कोई टेस्ट आया है?
यस सर आया। यस सर आया है। सर आया है। हाँ उसको कर लीजिए, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, रखता हूँ। जल्दी करिए, टाइम उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओनली 5 मिनट्स। क्योंकि टेस्ट मुझे लग रहा है काफी देर से पहले आ चुका है आपके पास। जिनका हो गया हो वो सबमिट करें और अटेंडेंस भी लगा दें अपनी यहाँ पे मीनवाइल। सत्यम राम, आकर्ष वाजपेयी आपका हो गया? यस सर। यस सर। बताया नहीं कितने बजे आया था आपने? 10:42 पे आया था। हैं? 42 पे ना? यस सर। हाँ क्योंकि मैंने 40 पे किया था तो 1-2 मिनट तो लेट चलता है। चलिए, तो मुझे लग रहा है काफी लोग ने कर लिया है, अपने अटेंडेंस कर लिया। और जो मैं कर रहा हूँ डिस्कस, डिजाइन, डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन, कंटेंट, जो एक टेबल में होते हैं और ये एट्रीब्यूट्स है उसके, और उसका डिस्क्रिप्शन है आइडेंटिफिकेशन, which identifies the name of entity. All entities have unique name. Type, that describe the kind of entity. दो तरह की होती हैं। and nature. Purpose, specify why the entity exists. Function, specifies what the entity does. Subordinates, identifies subordinate entity of an entity. Dependencies, describe relationship that exist between one entity and other entities. भाई entities में 1 to 1 भी है, 1 to other भी है, और इसको हम लोग कहते हैं cardinality. Interface, that describe how entities interact among themselves. Resources, describes element used by entity that are external to the design. Processing, that specifies rules used to achieve specified function. And data, last, that identifies data element that form part of that internal entity. अब इन एंटिटीज के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन फिर से देते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन का, और डिजाइन एंटिटी को और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो डिजाइन एंटिटी is a software design component that is different from other design entities in terms of structure and function. Second, design entity attributes. They are properties of design entity and provide some factual information regarding the entity. Every attribute has an attached description which include references and design considerations. Design description organization that consists following subsection. तो जिसमें पहला आता है डिजाइन या टेबल डिजाइन व्यूज एंड डिस्क्रिप्शन। अब ये बात हो गई हमारी टेबल की, जो हम लोग डेटाबेस की बात कर रहे हैं। देखिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो हो गया, अब मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बैकएंड डेटाबेस। So this describe the software design in comprehensive manner so that the process of information access and integration is simplified. Our main task is to capture the data from the user and produce or process data should be appear on the console of users. हम लोग डेटाबेस इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम उसको स्टोर करें, फिर उसको प्रोसेस करें, और जिस तरह की इंफॉर्मेशन वो चाह रहा है वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन उसके कंसोल पे हो जाए, यानी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। इसीलिए ही हम लोग सारा प्रोसेस करते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डेटाबेस, और जिसमें एक इंडिविजुअल टेबल। सो टेबल डिजाइन व्यूज एंड देयर डिस्क्रिप्शन,
design view, decomposition description, partition the system into design entities. I already told you, हमेशा normalization को use करते हुए tables को in the form of their function and operation can be segregated or bifurcated two or more other tables. Dependency description describe relationship between entities for identification type purpose and dependencies and resources. अभी आपको बताया भी जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में 5 नॉर्मल फॉर्म होते हैं जब हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं या डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म का रिफाइंड वर्जन है जिसको हम लोग कहते हैं BCNF, बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होता है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होता है। जब ये बात हो गई तो ये सारे नॉर्मल फॉर्म 5 तरह की डिपेंडेंसी होती है, इनको रिमूव करने के लिए होते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो पहले वाले में फंक्शनल डिपेंडेंसी मेन, यानी जो पहली नॉर्मल फॉर्म कहती है वो यही कहती है एटॉमिसिटी, यानी कोई भी जब आप रिकॉर्ड एक्सेस करें यूनिकली आइडेंटिफाई हो। और यहाँ कॉन्सेप्ट आपका मेन आता है प्राइमरी की का। प्राइमरी की आप देखिए पहले दिन से पहले टेबल से या नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले यही कहा रिडंडेंसी रिमूव करना है, या उसका बेसिस है मेन। पूरी नॉर्मलाइजेशन ये नहीं कहती है, पूरी नॉर्मलाइजेशन कहती है डिपेंडेंसी को रिमूव करना। रिडंडेंसी एक हमने वर्ड पढ़ लिया, आसान लगता है, क्योंकि डिपेंडेंसी जैसे बताएंगे 5 टाइप की डिपेंडेंसी होती है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादातर किताब में ये लिख देते हैं, बाद में उसको अलग से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन एक्चुअली हमें रिडंडेंसी और डिपेंडेंसी दोनों खत्म करनी होती है, तो इसीलिए प्राइमरी की लगाया जिससे कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, और एटॉमिसिटी का मतलब यही होता है। दूसरा है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, इसमें कहते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ साथ अगर कोई भी कॉलम, कभी ऐसी स्थिति होती है हम उसको प्राइमरी की नहीं बनाते या प्राइमरी की नहीं हो पाती है, तो उसके कुछ या कॉलम या पूरी टेबल के कुछ कॉलम उस पर्टिकुलर कॉलम पे डिपेंड हो, या उसको एक्सेस करने के साथ साथ आप पूरे रिकॉर्ड को एक्सेस कर लें। और उस केस में जो आपके एंटिटीज में आते हैं या फर्दर आपके कॉन्स्टेंट आते हैं, जिसमें आपकी एक तो फॉरेन की भी आ सकती है या कैंडिडेट की सुपर की भी आती है, समझ रहे? और साथ ही साथ पार्शियल डिपेंडेंसी को भी ये रिमूव करता है। पार्शियल डिपेंडेंसी में वही टर्म है कि जब कॉलम अपने आप में कैपेबल नहीं होता है, प्राइमरी की आप नहीं बना सकते, तो वो 1 या 2 ये कोई कॉलम मिला करके रिकॉर्ड को इजिली एक्सेस करा पाए आपको। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का मतलब यही होता है कि वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को सीधे सीधे मना कर दें। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब A tends to B और B tends to C doesn't refers A tends to C। और हम सबने ट्रांजिटिव यही डिपेंडेंसी शायद आपने पढ़ी भी होगी, रिलेशनशिप भी पढ़ा होगा। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जब इंफॉर्मेशन शेयर की बात करते हैं, कपलिंग की बात करते हैं, तो हमें क्या होता है वो डिपेंडेंसी एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। तो इसलिए बॉयस क्वाइट नॉर्मल फॉर्म जो कॉर्ड है उनके रूल्स हैं 12, जो कि कोई भी डेटाबेस को डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस रेफर या प्रूफ करते हैं। वो 12 रूल्स भी आपको बताए जाएंगे या बता दिए गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पूरा ना हो, लेकिन उनका डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स तो आपने सबने पढ़ा ही होगा। यस सर, यस सर। तो उनका का मतलब है कि एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कीज। तो अगर उनका डिटर्मिनेंट है वो कैंडिडेट की के बराबर होना चाहिए या वो कैंडिडेट की को रेफर करना चाहिए। आप ट्रांजिटिव हटा दीजिए, लेकिन मिला करके वो किसी को पर्टिकुलर एंटिटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में मॉडिफाई किया। फिर फोर्थ वाला है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। जहां मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होती है, यानी एक के कई नाम निकलते हैं या एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय मोर देन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए,
तो उसको हमें रिमूव करना है। ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हम लोग करते हैं। और फिफ्थ में प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म, यानी हमें क्या करना है, पहले तो उसको प्रोजेक्ट करना है, तोड़ना है और जहां जरूरत पड़े जोड़ना है। PJNF, प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म, ये डिपेंडेंसी होती है जो ज्वाइन डिपेंडेंसी जिसको हम कहते हैं, फिफ्थ टाइप की डिपेंडेंसी। उसको रिमूव करने के लिए फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म यानी प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो डिपेंडेंसी आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए यूजफुल भी है। अगर आपको अभी फर्दर नॉर्मलाइजेशन बताया जाएगा, समझाया जाएगा, तो थोड़ा सा आपको एक बेसिस मिलेगा। इंटरफेस डिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ लिस्ट दैट रिक्वायर्ड बाय द स्टेक होल्डर, डिजाइनर, डेवलपर एंड टेस्टर्स इन ऑर्डर टू डिजाइन एंटिटीज, जिसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन और इंटरफेस को। अभी लीव नहीं करेगा कोई भी क्लास। किसकी क्लास है अगली? डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है सर। हाँ, वेट करिए 2 से 3 मिनट। डिटेल डिस्क्रिप्शन that describe internal details of design entity or identification for processing and data। प्रोसेस क्या है और डेटा क्या है, जिसको आप डायरेक्टली कह सकते हैं DFD। DFD में भी हमारा प्रोसेस होता है और डेटा होता है, डेटा का फ्लो, इसलिए कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। So this is the table attributes and their table design views and their description। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दिस इज IEEE format of design document। Now all are required to mark their attendance into chat box। सभी लोग मार्क कर दीजिए अटेंडेंस। जिनकी यहाँ अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी उन्हीं का ही अटेंडेंस माना जाएगा और उन्हीं का टेस्ट भी माना जाएगा। हो गई, सभी ने अटेंडेंस लगा दी? ठीक, नाउ यू कैन लीव। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।